अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला जो एमसीक्यूज है इसके अंदर ये है कि ग्लू इज एन एग्जांपल ऑफ। ग्लू किसकी एग्जांपल है? तो ग्लू एग्जांपल है अमॉर्फस सॉलिड की। हमने ये बात जो है वो लेक्चर में भी डिस्कस की हुई है कि एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड के अंदर कौन कौन सा आ जाता है। तो वो आपके पास क्या है, ग्लू भी है। तो उसकी वजह ये है क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग रेंज पर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं मिलता। इसके अंदर जो है वो अगर देखा जाए तो लैक ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। तो अब क्योंकि ये नहीं मिलता, इसी वजह से इसे हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। हमने अमॉर्फस सॉलिड के अंदर यही पढ़ा था कि इसके अंदर लॉन्ग रेंज पर नहीं बल्कि शॉर्ट रेंज पर आपको क्या मिलता है, एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर मिलता है। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली एग्जिबिटेड बाय अमॉर्फस सॉलिड। तो कौन सी जो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं वो अमॉर्फस सॉलिड के पास होती हैं? तो वो है ग्लास ट्रांजिशन। अब ग्लास ट्रांजिशन क्या है? क्या आप जानते हैं गिलास जो होता है उसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। हम गिलास के बारे में ये कहते हैं कि गिलास जो है वो, ग्लास इज या ग्लास आर कंसीडर्ड एज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है जी। उसके बाद है क्वेश्चन 3 में, सिलिकॉन इज फाउंड इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ। तो सिलिकॉन जो होता है वो किस स्ट्रक्चर में मिलता है? तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर में होता है। तो नेचुरली अगर आप सिलिकॉन को ऑब्जर्व करें तो ये सिलिकेट मिनरल्स और क्वार्ट्स होते हैं, जो कि एक कंटिन्यूअस नेटवर्क बना रहे होते हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड का। तो ये जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है ये एक्चुअली नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या कर रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं, सिलिकॉन ऑक्सीजन नेटवर्क। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसी चीज को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एंड वेट डब्ल्यू इज अटैच रिजिडली टू अ पॉइंट इन द रूफ एंड वेट W1 इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स लोअर एंड। तो उसके बाद कहते हैं कि इट्स लोअर एंड, आगे कहते हैं if S is the area of cross section of the wire, the stress in the wire at a height 3L upon from its lower end is। तो आपने बताना है कि इसके अंदर जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी कि स्ट्रेस के बारे में आपने बताना है, टोटल स्ट्रेस इस पे कितना अप्लाई होगा। देखिए इसके लिए मैं आपको पहले डायग्राम के जरिए शो कर देता हूं कि लेट से ये हमने एक वेट को हैंग किया हुआ है, ठीक है, ये एक रिजिड सपोर्ट के साथ ये वेट हैंग है। तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है डब्ल्यू, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो है 3L/4, 3L/4। लोअर एंड पे वेट हैंग है, ठीक है। एस क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं इसकी वेट के बारे फोर्स की बात करूं तो यहाँ पर तो दो फोर्सेस हो जाएंगी। एक W1 जो कि आपके पास वेट है सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स लोअर एंड, और दूसरा वेट जो है इसकी यूनिफॉर्म वायर का भी है, जिसे हम क्या लिखेंगे कि अगर वो लेंथ है 3L/4 तो ये वेट हो जाएगा 3W/4। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ वेट हम इसे लिख देते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर स्ट्रेस क्या होगा, तो स्ट्रेस को हम इस तरह लिखते हैं कि स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो टोटल क्या है, तो इसे हम लिख सकते हैं W1 प्लस 3W/4 एंड डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा, तो एरिया है S। ठीक है। तो मैं इस चीज को इस तरह लिख सकता हूँ क्योंकि ये S जो होता है वो दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो W1/S प्लस 3W/4S। ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी को देखा जाए तो ये इसी तरह से लिखा हुआ है ना जो हमने ऊपर से लिखा, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास है कि टोटल जो स्ट्रेस होगा वो इसके अंदर इतना होगा, ठीक है। फिर कहते हैं on suspending a weight mg the length of an elastic wire having area of cross section A becomes double of its initial length। तो अब इसके अंदर वो कहते हैं कि लेंथ जो होगी वो क्या हो गई, डबल हो गई। एरिया जो है वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो द इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस ऑन द वायर इज, तो इंस्टेंटेनियस जो स्ट्रेस है वो कितना होगा। अब देखें स्ट्रेस के बारे में हमने ऊपर लिख लिया किसके बराबर होता है, स्ट्रेस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के।
स्ट्रेस इक्वल है फोर्स पर यूनिट एरिया के। जो फोर्स है यहाँ पर उसे हम क्या लिखेंगे, तो वो फोर्स है mg डिवाइडेड बाय एरिया। किसके इक्वल होगा, तो एरिया वो कह रहा है हाफ हो रहा है ओरिजिनल के मुकाबले में, तो ये a/2, 2 को ऊपर ले जाए तो ये क्या लिखा जाएगा, 2mg डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है 2mg डिवाइडेड बाय ए। फिर कहते हैं द डायमीटर ऑफ अ ब्रास रॉड इज 4 मिलीमीटर। एक डायमीटर है ब्रास रॉड का 4 मिलीमीटर, एंड यंग मॉड्यूलस गिवन है 4 एक्सपोनेंट 10। ये आपको जो है वो डेटा गिवन है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच 0.1% ऑफ इट्स लेंथ इज। अब आपको जो है ना लेंथ उन्होंने वैल्यूज के अंदर नहीं बल्कि परसेंटेज के अंदर दी हुई है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, तो इस तरह लिखेंगे कि जो चेंज इन लेंथ है वो है 0.1% ऑफ एल। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.1% को आप लिखे तो ये लिखा जाता है 0.01 टाइम्स ऑफ लेंथ एल। एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्योंकि आपको जो है वो डायमीटर गिवन है, तो यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालूं तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.14 और रेडियस है 2 मिलीमीटर, तो 2 एक्सपोनेंट -3 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये एरिया से मैं अगर रेडियस निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, 2 mm। अब यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 4 पाई एक्सपोनेंट -6 हो जाएगा। ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया कि 2 का स्क्वायर 4 है। डेल्टा एल आपको पता है। अगर आपने यहाँ से फोर्स निकालनी है, क्योंकि यंग मॉड्यूलस भी आपको गिवन है, तो आप इसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम इस तरह से लिखेंगे कि यंग मॉड्यूलस एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वो है एल। तो यंग मॉड्यूलस की जगह क्या लिखेंगे, तो वो है 10 एक्सपोनेंट 10। एरिया जो है वो कितना है, तो वो है 4 पाई एक्सपोनेंट -6। डेल्टा एल कितना है, तो वो है 0.01 टाइम ओरिजिनल लेंथ एंड डिवाइडेड बाय, ये आपके पास है एल। एल से ये एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी सबको आप मल्टीप्लाई करके बताएंगे फोर्स क्या आ जाएगी। 4 आप इसको इस तरह से करेंगे ना, पाई को तो एज इट इज छोड़ दें, पाई के अलावा बाकी सब चीजों को सॉल्व कर लें। 4000 पाए। 400। जी 400 पाए। हाँ जी, 400 पाई। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 400 पाई न्यूटन। फिर कहते हैं कैंटिलीवर बीम हैज अ लोड एट द फ्री एंड, द स्ट्रेन एनर्जी इन द बीम इज ड्यू टू। कैंटिलीवर जो होता है वो किस तरह का होता है, कि ये इस तरह की है कि आपके पास सपोर्ट जो है वो कनेक्टेड है, और ये आपके पास है कैंटिलीवर। ठीक है, एक एंड से ये क्या है, कनेक्टेड है, और दूसरा एंड क्या है इसका, फ्री है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप स्विमिंग पूल के लिए जो होता है वो एक रैंप दिया हुआ होता है जहां से जंप लगाते हैं। अब यहाँ पर जब आप इसको वेट फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर होती है बेंडिंग। कितनी बेंडिंग होगी, लेंथ अगर एल है, ठीक है, इस लेंथ को हम कह देते हैं ये लेंथ है कैपिटल एल। ठीक है, तो आप देखें कि इसके अंदर क्या होगा कि जब वेट अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगी, बेंडिंग होगी। तो ये आपके पास है अल्फा ऑप्शन, बेंडिंग। कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी इन द बीम इज ड्यू टू बेंडिंग। तो इसके अंदर जो भी स्ट्रेन एनर्जी है वो किसकी वजह से आ रही है, बेंडिंग की वजह से। फिर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ प्रेशर ऑफ 100 एटमॉस्फेयर इज अप्लाइड ऑन अ स्फेरिकल बॉल ऑफ रबर एंड इट्स वॉल्यूम रिड्यूसेस टू 0.01%, द बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ रबर इन डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज। तो अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो आपको प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है, 100 एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो है 0.01%। तो 0.01% को आप इसी तरह लिखेंगे, 0.01% ऑफ वॉल्यूम। और 0.01% ऑफ वॉल्यूम को अगर हम नंबर्स के अंदर लिखें तो ये लिखा जाएगा 0.0, 2 0 और लगा दें तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ये है। द बल्क मॉड्यूलस जो है वो डाइन्स के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, ये फाइंड आउट हमने करना है कि बल्क मॉड्यूलस क्या होगा। तो बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। उसे हम प्रेशर लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो प्रेशर कितना है, तो वो है एक्सपोनेंट 7, क्योंकि 100 एटमॉस्फेयर जो होता है, अगर ये ATM है ना प्रेशर,
100 ATM। इसे अगर आप लिखें पास्कल में तो क्या लिखेंगे? 100 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, एक्सपोनेंट 5 पास्कल। और 100 एक्सपोनेंट 5 पास्कल को एक्सपोनेंट 7 पास्कल भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 100 10 की पावर 2 होता है। तो यहां पर एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम क्या है? तो वो है 0.0001, ये है 0.001, और डिवाइडेड बाय v। तो आप देखें ये v से ये v क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बल्क मॉड्यूलस में आप देखें एक्सपोनेंट 7 है, नीचे 0.001 को अगर आप लिखें तो एक्सपोनेंट -4 लिख सकते हैं, ये -4 ऊपर चला जाएगा, तो एक्सपोनेंट 7 + 4, तो बल्क मॉड्यूलस कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंट 11। ठीक है, और एक एक्सपोनेंट 11 ये है किसके अंदर? इसको दिया हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर। अब अगर आपने इसको किस में लिखना है? डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, तो क्या करेंगे? एक पास्कल के अंदर 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। मैं यहां लिख देता हूं कि एक पास्कल बराबर होता है 10 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल भी कहलाता है, उसे अगर आपने डाइन्स में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दे 10 से, तो एक्सपोनेंट 11 मल्टीप्लाई बाय 10, तो देखें ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहां से आंसर आ जाएगा एक्सपोनेंट 12 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो 1 एक्सपोनेंट 12, ए ऑप्शन जो है वो क्या है इसमें? करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी इज कॉल्ड। तो देखिए इसको हम कहते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस क्या है? ये वो एबिलिटी है जो एनर्जी स्टोर कर लेती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से परमानेंट क्या होती है? डिफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है ना? तो इसको मैं अगर लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि ये एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी टू स्टोर स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी विदाउट causing permanent deformation, परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है जी, ये आपके पास क्या कहलाती है? रेजिलियंस कहलाती है। फिर लास्ट में ग्रेडियंट ऑफ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। देखिए ग्रेडियंट किसे कहते हैं? स्लोप को। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करूं कि ये ग्राफ किसके दरमियान में है? फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान में, फोर्स और एक्सटेंशन। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये आपके पास लाइन, और इस लाइन में अगर मैं स्लोप की बात करूं कि ये स्लोप किसके बराबर है, तो स्लोप बराबर होता है टेन थीटा के। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे यहाँ पे कौन है? फोर्स, और बेस पे कौन है? एक्स, और एफ अपॉन एक्स किसके बराबर होता है? के के। इसे हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप देखें कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो क्या है? कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कौन सा है? स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे हो गए शॉर्ट एमसीक्यूज। तो अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है, व्हाई मोस्ट ऑफ द सॉलिड प्रेफर टू बी इन क्रिस्टलाइन स्टेट, व्हाट इज ग्लास ट्रांजिशन इन अमोर्फस सॉलिड। अब दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पहला तो ये है कि जो तमाम सॉलिड्स हैं उन वो क्यों प्रेफर करते हैं कि उनको क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर ही रखा जाए, और ये ग्लास ट्रांजिशन क्या होती है अमोर्फस सॉलिड के अंदर। ये दो बातें आपने क्या करनी है? बतानी है। देखिए सबसे पहले इसके अंदर अगर इसको हम डिस्कस करें तो रीजन पहले जो है उसका वो ये है कि जो मोस्ट सॉलिड्स हैं वो प्रेफर करते हैं टू बी इन द क्रिस्टलाइन स्टेट बिकॉज इट ऑफर्स अ मोर ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स लीडिंग टू हायर स्टेबिलिटी एंड वेल डिफाइंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अब आप देखें रीजन क्या है? क्रिस्टलाइन स्टेट में होने का फायदा ये है कि स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑर्डर्ड होगा, एटम्स जो है या पार्टिकल जो है वो अरेंज्ड होंगे, इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और उनकी वेल डिफाइंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको नजर आएंगी। दूसरा, दिस अरेंजमेंट अलाउज, और इससे क्या होता है?
मैक्सिमाइजेशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो भी क्या हो जाती हैं, मैक्सिमाइज हो जाती हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है कि जी मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, आयरन, या नॉन मेटल में आयोडीन, सल्फर, आयोडीन, और सेवरल जो कंपाउंड्स हैं लाइक NaCl, ये एग्जांपल है किसकी, क्रिस्टलाइन स्टेट की। फिर इन्होंने पूछा था ग्लास ट्रांजिशन क्या होती है। तो देखिए ग्लास ट्रांजिशन in amorphous solid refers to transition from a hard and brittle state to viscous state when the temperature is increased. Or this transition is not a true phase change like melting, but involves a change in physical properties due to rearrangement of particles without a distinct melting point. ठीक है जी। तो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो ग्लास ट्रांजिशन है वो क्या है, वो कहता है ग्लास ट्रांजिशन रेफर करता है हार्ड टू ब्रिटल स्टेट टू विस्कस स्टेट। जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो अगर तो आपके पास जो हार्ड और ब्रिटल स्टेट है वो अगर कन्वर्ट हो जाए विस्कस स्टेट के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से, इसे हम ग्लास ट्रांजिशन कहते हैं। और कहता है इस ट्रांजिशन की वजह से ट्रू या जो रियल में फेज चेंज नहीं होता, जो कि मेल्टिंग के तौर पर होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये डिस्टिंक्ट या डिफरेंट है किससे, मेल्टिंग पॉइंट। फिर कहते हैं व्हाई इज द विंडो ग्लासेस ऑफ ओल्ड बिल्डिंग स्लो मिल्की अपीयरेंस विद टाइम। तो ये जो विंडो ग्लासेस होती हैं ये आप देखते हैं कि वक्त के साथ साथ थोड़ी सी येलोइश होना शुरू हो जाती हैं, खराब होना शुरू हो जाती हैं। उसका रीजन क्या है? देखिए उसका रीजन ये है कि ग्लास विंडोज जो होती हैं अंडरगो टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू हीटिंग फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ सन ड्यूरिंग डे टाइम एंड कूलिंग एट नाइट। दिस रिजल्ट इन द मिल्की अपीयरेंस। ये बात तो क्वेश्चन में भी लिखी है। अब कहते हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद मॉइस्चर, पॉल्यूटेंट्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लीडिंग टू क्लाउडी और मिल्की लेयर ऑन द सरफेस। तो क्या क्या रीजन है? रीजन ये है जी केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर किसका रिएक्शन है? मॉइस्चर के साथ, पॉल्यूटेंट के साथ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ। तो वो गिलास क्या हो जाता है, क्लाउडी या मिल्की लेयर बना लेता है। इसके साथ साथ glass may have contained impurities like lead or other compounds that leach out, contributing the change in appearance. And this is degradation of glass material. इसे हम degradation of glass material भी कहते हैं, जो अपने आप ही क्या होता है, अपने आप को खत्म करता जाता है। फिर क्वेश्चन 3 है इन द इलास्टिक बॉडी विच वन इज मोर फंडामेंटल, द स्ट्रेस और द स्ट्रेन, एक्सप्लेन। तो कहते हैं इनमें से इलास्टिक बॉडी के अंदर कौन ज्यादा फंडामेंटल है, स्ट्रेस या स्ट्रेन। देखिए फॉर एन इलास्टिक बॉडी strain is more fundamental than stress because strain is a measure of deformation in response to an external force. जबकि स्ट्रेस के बारे में क्या कहा जाता है कि इज कॉल्ड अ रेजिस्टिव स्ट्रेस, द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेन बिकॉज इट मेजर्स द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप विद इन अ मटेरियल टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन। ठीक है। तो स्ट्रेस के बारे में भी उन्होंने बता दिया कि स्ट्रेस क्या है, ये रिजल्ट है किसका, स्ट्रेन का, क्योंकि ये आपको बताता है कि इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है पर यूनिट एरिया उस मटेरियल के अंदर। ठीक है। फिर स्ट्रेस को अगर आप कैलकुलेट करें तो स्ट्रेस बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन के। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेस इज मोर स्ट्रेन इज। उसके बाद इन सम सिचुएशन अप्लाइड स्ट्रेस कैन बी कंसीडर्ड मोर फंडामेंटल। तो कुछ सिचुएशन ऐसी भी हैं जहां पर आपको ये बताया जाता है कि स्ट्रेस जो है वो ज्यादा फंडामेंटल है एज कंपेयर टू स्ट्रेन। और एग्जांपल क्या है, जैसे अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, मटेरियल्स की बात करें या स्ट्रक्चर्स की बात करें जिनको आप डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच स्ट्रेस कैन बी बेयर बिफोर फेलियर, तो वहां पर आपके पास जो स्ट्रेस होगा वो ज्यादा फंडामेंटल होगा। बिकॉज मटेरियल जो होती है, मटेरियल प्रॉपर्टीज लाइक यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस बट नॉट स्ट्रेन। तो वो स्ट्रेस की बेसिस पर डिफाइन किया जाता है कि आपने कितना स्ट्रेस अप्लाई किया। तो यील्ड पॉइंट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एक्सप्लेन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकता है? तो देखिए ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। अब इसका आंसर जरा देख लें क्या है कि अगर स्मॉलर टेंसाइल स्ट्रेस है, if length increases and area decreases uniformly then there is no change in volume in material। आप देखें जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास वायर है जिसकी लेंथ है L, ठीक है, और इसका एरिया है A,
अगर इस वायर को मैं स्ट्रेच करके कहाँ ले जाता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ और लेंथ को डबल कर देता हूँ। अब लेंथ के डबल करने से क्या हुआ, लेंथ के डबल करने से एरिया क्या हो गया, हाफ। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहां पर भी अगर आप देखें तो ये 2L डिवाइडेड ए डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, LA। तो अगर आप देखें तो दोनों साइड पर जो वॉल्यूम है वो क्या है, सेम है। तो यहां पर एक और बात यह कि टेंसाइल स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस, अब अगली बात कि टेंसाइल स्ट्रेस किस कंडीशन में प्रोड्यूस होगा। टेंसाइल कैन स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन सम मटेरियल्स। The nature and extent of the volumetric strain depend on materials Poisson's ratio। अब ये Poisson's ratio क्या होता है, देखिए Poisson's ratio का जो रिलेशन है वो इस तरह से कि डेल्टा V अपॉन V, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इज इक्वल टू 1 - 2V डेल्टा L अपॉन L। ये कहलाता है Poisson's ratio। और इसके अंदर ये जो आपको म्यू नजर आ रहा है, ये Poisson's ratio का म्यू सिंबल है, जो कि हाफ हो या 0.5 होता है किसके लिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज जीरो। यानी कि द मटेरियल इन विच या फॉर विच पॉइजन्स रेशियो इज हाफ, वेयर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी जीरो। जाहिर सी बात है अगर आप यहां पर सॉल्व करें 2 म्यू, तो 2 को अगर 2 से कैंसिल करें 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक चीज यहां पर आप देख लें, इस चीज को मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूं कि अगर मैं यहां पर 0.5 पुट कर दूं, 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, एंड 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका जो पॉइजन रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 0। अब इस पॉइजन रेशियो की बेसिस पर ही हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखें, if Poisson's ratio mu is less than 0.5, then equation 1 mu या delta V is positive, indicating an increase in volume due to tensile stress। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइजन रेशियो 0.5 से कम है तो फिर जो डेल्टा वी है वो पॉजिटिव है, और ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, किसकी वजह से, टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। दूसरा, if Poisson's ratio is greater than 0.5, then delta V is negative, indicating a decrease in volume। तो अगर पॉइजन्स रेशियो बड़ा होगा 0.5 से, तो इसका मतलब डेल्टा वी नेगेटिव होगा, और वो ही आपको रिप्रेजेंट करेगा कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वॉल्यूमेट्रिक जो आपके पास स्ट्रेन है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल mu is typically between 0 and 0.5। Thus, volumetric strain is often positive under tensile stress, reflecting an overall increase in volume। तो अब देखिए यहां से आपको क्या पता चल गया, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपसे पूछा था कि क्या टेंसाइल स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका आंसर यह है कि ये नेचर पे डिपेंड करता है और पॉइजन्स रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो पॉइजन्स रेशियो 0.5 हुआ तो इसके अंदर कोई चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, लेकिन अगर ये पॉइजन्स रेशियो 0.5 से कम हुआ या ज्यादा हुआ तो फिर क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर आते हैं क्वेश्चन 5 पर। व्हाई डज द स्लोप ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ रिप्रेजेंट, व्हाट डज फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ आपको क्या रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए फोर्स एक्सटेंशन का जो ग्राफ है वो मैंने पहले भी आपको ड्रॉ करके बताया था, वो रिप्रेजेंट करता है एक कांस्टेंट को, और वो कांस्टेंट हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो हुक्स लॉ से स्लोप और ग्रेडियंट जो होता है फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का, वो आपको क्या देता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज ए स्प्रिंग कांस्टेंट व्हिच डिटरमाइन द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। इसको हम अगर ड्रॉ कर लें तो ये इस तरह से होगा कि यहां पे आपके पास क्या आ गया, अब यहाँ पे F है और ये है X। तो F और X का अगर रेशो देखा जाए यहाँ पर, तो ये जो रेशो होगा ये क्या बताएगा स्लोप के बारे में। स्लोप इक्वल होता है टेन थीटा के, और टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर क्या है F, बेस क्या है X, और F अपॉन X क्या है K। तो इसका मतलब ये है कि जो K है वो कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को हम यहाँ किस तरह शो कर सकते हैं, तो ये लाइन आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है K कांस्टेंट को, ठीक है। और ये कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्योंकि थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इट मींस यहाँ पर जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट, और के की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। अब अगला आप देख लें, इफ फोर्स इज प्लॉटेड एट वाई एक्सिस, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, एंड एक्सटेंशन ऑन एक्स एक्सिस, जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है। अब फोर्स इज प्लॉटेड along y axis and x is extension on x axis, then slope of fx graph is f upon x, और f upon x किसके इक्वल है, k के इक्वल है। This interpreting a force extension graph, the greater the slope stiffer the spring, यानी कि स्प्रिंग क्या होगा, हार्ड होगा। स्लोप इज स्मॉलर,
देन स्प्रिंग इज मोर फ्लेक्सिबल। तो अगर जो आपके पास स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस कम होगी तो स्लोप भी उसका क्या होगा, स्मॉल होगा। अगर स्टिफनेस ज्यादा होगी तो स्लोप भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। फिर आ जाए क्वेश्चन 6 पर। कहते हैं इज स्ट्रेन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए जो स्ट्रेन एनर्जी होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि वो ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई है जिसकी वजह से वो डिफॉर्म हुआ है। तो स्टोर्ड एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल इज द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैथमेटिकली स्ट्रेन एनर्जी को हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमने लेक्चर के अंदर भी पढ़ा हुआ। So in above equation YALX square is positive. Therefore, strain energy in deformed material is also positive. क्योंकि ये सारी चीजें पॉजिटिव है। फिर strain energy is always positive because it represents energy stored in the material due to deformation. तो ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि मटेरियल के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है किसकी वजह से, डिफॉर्मेशन की वजह से। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है ऑन विच टाइप ऑफ लोड द स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड। तो किस किस्म के जो या किस टाइप ऑफ लोड पर स्ट्रेन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट आपके पास जो है वो स्ट्रेन एनर्जी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जिसमें अगर हम यहाँ पढ़े तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड वेट एंड फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन एनर्जी डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। द वर्क डन बाय द लोड ऑफ द ऑब्जेक्ट रेफर टू एज स्ट्रेन एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। The strain energy due to different types of loadings are as follows. So strain energy due to gradual loading, strain energy due to sudden loading and strain energy due to shock या impact loading. तो इट मींस अगर अगर लोडिंग जो है वो ग्रेजुअल है स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा होगी, या स्ट्रेन एनर्जी ग्रेजुअल लोडिंग पे भी डिपेंड करती है, स्ट्रेन एनर्जी सडन लोडिंग पे भी डिपेंड करती है, और इसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी शॉक या इम्पैक्ट पे भी डिपेंड करती है। अगर आप डायरेक्ट कोई शॉक या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे तो वो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। Why suspension bridges are written with their period of use? Why after that period it is dangerous to use the bridge? देखिए जब आप किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को बार बार यूज करते रहते हैं और उसकी इलास्टिसिटी को टेस्ट करते रहते हैं तो उसकी जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पर यही बात है कि जो मटेरियल होते हैं यूज किए जाते हैं सस्पेंशन ब्रिजेस में, उनकी एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम होता है। बिकॉज उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेस को बेयर करने की वो वीक होती जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे एक स्प्रिंग है तो एक स्प्रिंग की एक लाइफ टाइम होती है। स्प्रिंग को आप हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते। अगर बार बार वो यूज होता रहे, जैसे बेड या हमारे जो मैट्रेस होते हैं उन मैट्रेस के अंदर भी स्प्रिंग लगा हुआ होता है, और वो स्प्रिंग की वैल्यू जो होती है या स्प्रिंग जो होता है वो खराब हो जाता है 5 साल 10 साल के बाद। उसकी वजह यही है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेस को बेयर करने की वो वीक होती जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सिमिलरली जो सस्पेंशन ब्रिजेस हैं आर प्राइम एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर्स एक्सपीरियंसिंग बोथ टेंसाइल स्ट्रेसेस endure ropes cable and compressive stresses sustained by pillars or towers। यानी इसके अंदर दोनों किस्म के स्ट्रेस हैं। टेंसाइल स्ट्रेस जिसके अंदर आपकी लेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस जिसके अंदर लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये दोनों किस्म की चीजें जो है वो एक्सपीरियंस करता है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम द इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिकम वीक and material no longer has ability to withstand such stress as its strength decreases। तो उसकी जो आपके पास मटेरियल की एबिलिटी है स्ट्रेस को बेयर करने की वो फिर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इंटरमोलिकुलर जो बॉन्डिंग है वो इसकी क्या होना शुरू हो जाती है, वीक होना शुरू हो जाती है। और दूसरा उन्होंने पूछा था व्हाई आफ्टर द पीरियड इट इज डेंजरस टू यूज द ब्रिज। तो अब यहाँ पर वही बात है कि जब इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग वीक हो जाएंगी द मटेरियल बिकम लेस रिलायबल, is subjected to stress for further time span. It makes break and result in breakage of ropes which may create imbalance and will result in collapse of bridge। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप टाइम स्पेन के बाद इसे यूज करते हैं तो ये ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा और ब्रिज क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ यू वांट टू ब्रेक अ वायर व्हाई वी यूज रिपीटेड बेंडिंग हाउ डज इट अफेक्ट। तो अगर आप किसी वायर को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप बार बार उसको बेंड क्यों करते हैं। तो बेंडिंग से क्या होता है, देखिए जब आप रिपीटेड बेंडिंग करेंगे इससे होगा ये, एक कंडीशन होती है इलास्टिक ऑब्जेक्ट में, उसे कहते हैं इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग का क्या मतलब है, वीकनिंग द इलास्टिसिटी विच मेक्स द इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग वीक एंड देयरफॉर इट इज इजियर टू ब्रेक अ वायर।
तो जब आप बार बार उसको बेंड करते रहते हैं उससे क्या होता है, उसकी इलास्टिसिटी वीक हो जाती है और फिर उसके इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो उसके तोड़ना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो व्हेन, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि व्हेन अ वायर इज बेंट, its outer layer is stretched while the inner layer is compressed. This tear the bonds between the molecules and ultimately make the metal weak. It goes beyond elasticity and plasticity and ultimately subjected to fracture stress in which material no longer withstand its identity. तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन शॉर्ट में यही है कि जब आप बार बार रिपीटेड बेंडिंग करते हैं तो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग वीक हो जाती है, जिसे इलास्टिक फटीग कहते हैं, और इसकी वजह से वो वायर क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको बताता है, इट डिटरमाइंस मटेरियल्स एबिलिटी टू विदस्टैंड लोड्स और स्ट्रेस और वेट्स एंड मेंटेन और रीगेन इट्स शेप। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रेशियो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का, तो ये कांस्टेंट होता है। Modulus of elasticity, also known as elastic modulus, because it is a fundamental property of a material that measures their stiffness or resistance to deformation under stress. Mechanical properties क्या है इसकी? The modulus of elasticity measure a material's deformation under stress with a higher value indicating stiffness, less deformation under load. तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मेजर ये करता है कि मटेरियल्स की डिफॉर्मेशन कितनी हुई है जब स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई किया गया, और हायर वैल्यूज यही बताएंगी कि स्टिफनेस जो है वो क्या है और लेस डिफॉर्मेशन जो है वो अंडर लोड, इसकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। फिर इसी तरह मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ वाइटल फॉर अंडरस्टैंडिंग अ मटेरियल्स मैकेनिकल बिहेवियर। तो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये आपको उसकी मैकेनिकल बिहेवियर के बारे में बताती है, वो आपको मटेरियल की सिलेक्शन को जो है वो गाइड करती है। इसी तरह वो आपको हेल्प आउट करती है डिजाइन और एनालिसिस में। इसी तरह वो इंश्योर करती है परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी इन इंजीनियरिंग एंड अप्लायंसेस या एप्लीकेशंस जो भी होती हैं उसके अंदर भी आपको क्या करती है, हेल्प आउट करती है। तो ये बात हो गई कि किस तरह से हम किसी भी मटेरियल को जो है वो टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद उसे किसी स्पेसिफिक डिवाइस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मीन बाय क्रिस्टल लैटिस। तो देखिए क्रिस्टल लैटिस को हमने लेक्चर में स्टडी किया हुआ है कि क्रिस्टल लैटिस क्या है, ये स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का जो ऑब्टेन्ड होता है बाय रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल नोन एज क्रिस्टल लैटिस। A lattice is an imaginary geometrical framework that outlines the basic structure of points on a basis, which is obtained by correctly placing atoms on these points. Each atom, molecule, or ion is represented by a single point in a crystal lattice. They are known as lattice point or lattice site. तो ये बात हमने लेक्चर में क्योंकि डिस्कस की हुई है तो उसी चीज को इन्होंने पूछा हुआ है। तो ये सिंपल ये कह सकते हैं कि एक लेक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल से। देखिए न्यूमेरिकल के लिए आप कैलकुलेटर जो है वो निकाल लें, तो ये के साथ साथ फिर इसकी कैलकुलेशन करते जाएंगे। इस क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ पिक्चर फ्रेम हैंगिंग फ्रॉम अ स्टील नेल। आपको ये एक स्टील की नेल नजर आ रही है और इससे इन्होंने एक पिक्चर को क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी, ये है पिक्चर, और इस पिक्चर को इस स्टील नेल के जरिए क्या किया हुआ है, हैंग किया हुआ है। और उसका उन्होंने जो शेयर मॉड्यूलस है वो दिया हुआ है 20 एक्सपोनेंट 10 पास्कल, which is sufficient to produce a force providing shear strain as shown in the figure here. Given that the nail bends only 1.8 micrometer, also discuss the result. अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने जो है बाकी चीजें बताई हुई है। दिस इज fairly massive picture and it is impressive that the nail flexes only 1.8 micrometer, amount undetectable to the unaided eye. तो इसके अंदर जो थोड़ी बहुत बेंडिंग हो रही है ना, वो बेंडिंग नेकेड आई से नजर नहीं आती, लेकिन उन्होंने बता दिया कितनी है, 1.8 जो है वो माइक्रोमीटर के करीब इसके अंदर क्या हुआ है, बेंडिंग हुई है। तो इसमें शेयर स्ट्रेस है या शेयर स्ट्रेन है। तो कहते हैं कि विच शोज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ द नेल द स्टील। अब यहां पर आपने क्या करना है, मैथ फाइंड आउट करना है पिक्चर का, और इसके अंदर क्या क्या डेटा गिवन है, तो हम डेटा को यहाँ पर लिख लेते हैं, देन इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। तो देखिए इसके अंदर उन्होंने जो लेंथ आपको दी हुई है वो कितनी है, 5 मिलीमीटर एल, 5 मिलीमीटर एक्सपोनेंट -3 मीटर। और जो शेयर मॉड्यूलस है वो आपको टेबल से पता चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो इस यंग मॉड्यूलस दिया हुआ। जब आप शेयर मॉड्यूलस देखेंगे आपकी बुक में एक टेबल है, वो इक्वल होता है 80 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्टील का
शेयर मॉड्यूलस है, ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर जो टेबल है उसके अंदर गिवन है। फिर उन्होंने इसका डायमीटर दिया हुआ है और वो है 1.5 मिलीमीटर। 1.5 मिलीमीटर को अगर हम रेडियस में कन्वर्ट करें तो वो होता है 0.75 एक्सपोनेंट -3 मीटर। 0.75 एक्सपोनेंट -3 मीटर। और इसके अंदर जो बेंडिंग है वो कितनी हो रही है उस फ्रेम के वेट की वजह से, वो है 1.8 माइक्रोमीटर यानी एक्सपोनेंट -6 मीटर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर के। और यहां पर पाई आर स्क्वायर क्या है, तो 3.14। जो रेडियस है वो कितना है, तो 0.75 एक्सपोनेंट माइनस थ्री और इसका स्क्वायर। तो यहां से आप क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करके मुझे बताएं कि क्या आएगा। और हमने मैथ्स क्या करना है, फाइंड आउट। 1.76 multiply 10 power minus 6. 1.76 एक्सपोनेंट -6 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं हम सोल्यूशन पर। देखिए सोल्यूशन में अब हमने क्या करना है, मैथ फाइंड आउट करना है। तो शेयर मॉड्यूलस का फार्मूला लगाते हैं, एस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहां पर शेयर जो मॉड्यूलस है वो बराबर होता है लेंथ अपॉन डेल्टा एक्स के। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका क्या है फार्मूला। अब एफ यहां से अगर फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा एस ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय, और एल क्या हो जाएगा इसके नीचे डिवाइड। एफ अगर हमें पता चल जाएगा तो हम एम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर फोर्स जो है वो वेट है। तो एस की जगह पर क्या पुट करेंगे, 80 एक्सपोनेंट 9। जो एरिया है वो कितना है, 1.77 एक्सपोनेंट -6। जो डेल्टा एक्स है वो कितना है, 1.8 एक्सपोनेंट -6 डिवाइडेड बाय, जो इसमें लेंथ है वो कितनी है, 5 एक्सपोनेंट -3। 5 एक्सपोनेंट -3। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगी, फोर्स। तो देखें जरा कितनी आ रही है फोर्स। तो जो फोर्स आएगी उससे आपने मैथ्स निकालना है, एफ डिवाइडेड बाई जी। 50.97. 50.9 यानी मैं 51 लिख सकता हूँ इसे। और 51 को जी जरा 9.8 से डिवाइड कर दें। जी 5.2. 5.2। और ये मैथ्स है किलोग्राम में। ठीक है जी। तो देखिए उन्होंने आपको यही कहा था कि मैथ्स निकालना है, तो मैथ्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ा, फोर्स। और वो फोर्स हमने शेयर मॉड्यूलस के फार्मूले से कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। कहते हैं आ 5 मीटर लॉन्ग एल्यूमिनियम वायर, और उसका आपको जो है यंग मॉड्यूलस गिवन है डायमीटर में 3 मिलीमीटर। तो यहाँ पर अगर हम इसका यंग मॉड्यूलस लिखें तो वो यंग मॉड्यूलस जो है वो है वाई ए इज इक्वल्स टू 7 एक्सपोनेंट 10 पास्कल, यंग मॉड्यूलस ऑफ एल्यूमिनियम। और उसका डायमीटर कितना है, तो डायमीटर है 3 मिलीमीटर। और 40 किलोग्राम का क्या है मैथ। और लेंथ भी आपको दी हुई है एल्यूमिनियम की। तो लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम 5 मीटर, डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम 3 मिलीमीटर, 3 एक्सपोनेंट -3 मीटर। और यहां से अगर मैं इसका रेडियस निकालूं तो रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें इसने डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए कहा है तो इसको इसी तरह से रहने देते हैं। फिर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि कॉपर का यंग मॉड्यूलस क्या है, तो कॉपर का यंग मॉड्यूलस है 12 एक्सपोनेंट 10 पास्कल ऑफ द सेम लेंथ अंडर द सेम वेट। अच्छा, दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, तो इसका मतलब जो लेंथ ऑफ कॉपर है वो भी कितनी है, 5 मीटर। मैं लिख देता हूँ लेंथ ऑफ कॉपर 5 मीटर है। और वो कहते हैं सेम वेट इसके साथ भी हैंग हुआ हुआ है, इसका मतलब फोर्स दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो मैं लिख देता हूँ कि वेट जो फोर्स है वो दोनों के लिए सेम है। अच्छा, और आपसे कहा है कि ये बताएं कि डायमीटर क्या होगा वायर ऑफ जो आपके पास कॉपर है, ठीक है ना। फाइंड द डायमीटर ऑफ कॉपर वायर। तो ये आपने क्या करना है, इसके अंदर फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसके अंदर अगर मैं इसका जो है वो फार्मूला लिखूं,
तो हम इस फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर देख सकते हैं कि वो किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो यंग मॉड्यूलस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया एंड लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ के। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया आपको मैंने लिख दिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, और ये एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, तो एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। पाई आर स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर डेल्टा एल। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहां पर हमें डायमीटर के साथ यंग मॉडुलस का रिलेशन पता चल गया, और हम इसको क्या कर सकते हैं, अब रिलेट कर सकते हैं। तो यंग मॉडुलस और जो डायमीटर है वो आपस में प्रोपोर्शनल है, बाकी चीजें सेम है, चेंज इन लेंथ हो गई, फोर्स हो गई, पाई बाय फोर, वो सब सेम है। तो यहां पर जो इसका रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर मैं डायमीटर ऑफ कॉपर को डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम से डिवाइड करूं, तो क्योंकि इनवर्स रिलेशन है और रूट में होगा क्योंकि डायमीटर पे स्क्वायर है, तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं यंग मॉड्यूलस ऑफ एल्युमिनियम यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ कॉपर निकालने के लिए डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम को मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट यंग मॉड्यूलस ऑफ एल्युमिनियम यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर से। तो डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम वो कितना होगा, वो है 3 एक्सपोनेंट माइनस थ्री डिवाइडेड बाय, सॉरी, अंडर रूट यंग मॉड्यूलस ऑफ एल्युमिनियम कितना है, तो वो है 7 एक्सपोनेंट 10 डिवाइडेड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर कितना है, तो वो है 12 एक्सपोनेंट 10। तो देखिए आप, सिंपल हो गया, सॉल्व करें। कॉपर का डायमीटर पता है क्या आएगा, 1.87 मल्टीप्लाई पावर -3। 1.87 जी, मल्टीप्लाई 10 पावर -3। 10 पावर -3। 1.87 तो यहाँ पर नहीं आ रहा, डायमीटर हमने क्या लिया हुआ है, ये 3 मिलीमीटर। मैंने कोई नंबर गलत लिखा है। हाँ, दोबारा चेक कर लेंगे, तकरीबन कोई, क्योंकि इतना टू ज्यादा फर्क पॉइंट नहीं हो टू सकता। नाइन मल्टीप्लाई हाँ टेन जी, पावर बिल्कुल माइनस बिल्कुल, 2.29 जी, वो एक्सपोनेंट 12 माइनस थ्री। मुझे 18 लग रहा था। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब देखें डायमीटर ऑफ जो कॉपर है वो हो जाएगा 2.29 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप देखें इतना ज्यादा उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता क्योंकि लेंथ दोनों की सेम है, दोनों पर फोर्स सेम है, तो ये आपके पास आंसर होगा। चले ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं अ 4 किलोग्राम मैस इज हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग स्टील। अब देखें यहाँ पर क्या है कि एक 4 किलोग्राम का मैस है जो कि स्टील के साथ हैंग हुआ हुआ है 1.5 मीटर का, और उसके बाद वो कहते हैं, और उसका यंग मॉड्यूलस भी आपको दे दिया है 20 एक्सपोनेंट 10 पास्कल। दूसरा मैस है जिसका मैस है 6 केजी और वो हैंग हुआ हुआ है 4 केजी मैस के साथ विद द हेल्प ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ब्रास। आप देखें 1 मीटर लॉन्ग ब्रास के साथ 6 किलोग्राम का मैस जो है वो इसके साथ हैंग हुआ हुआ है। इसका यंग मॉड्यूलस भी गिवन है। Both wire have diameter 0.25 centimeter. Calculate the total elongation in the whole system. Also calculate the total strain energy. तो आपने क्या बताना है कि टोटल, अब मैं जो भी आपके पास डेटा है उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा क्योंकि बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो फाइंड आउट करना है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या। तो देखिए उन्होंने आपसे कहा है कि जो इलोंगेशन है स्टील की और ब्रास की वो आपने बतानी है क्या होगी, और उसमें टोटल इलोंगेशन क्या हो जाएगी ये भी आपने बताना। ठीक है, और उसके बाद आपने ये बताना है कि जो जो आपके पास स्टील वायर है उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसी तरह ब्रास के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और फिर टोटल एनर्जी जो है वो क्या है, ये भी आपने क्या करना है बतानी है। तो ये रिक्वायरमेंट है और बाकी डेटा उसके अंदर गिवन है, तो क्योंकि इसका डेटा बड़ा था तो इसलिए मैं उसे लिख नहीं रहा, क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया। सबसे पहले डेल्टा एल एस कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू एफ एल एस डिवाइडेड बाई ए वाई एस। ठीक है ना, तो यहां पर आपके पास जो है वो चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील क्या आ जाएगी, तो फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो वो फोर्स, देखें मैस है 4 केजी का, तो अगर आपने यहाँ से फोर्स इसकी कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे निकलेगी, तो हम इसको क्या करेंगे कि जो मैस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 9.8 के साथ। अब टोटल अगर आप मैथ देखें तो वो कितना हो जाता है, 4 + 6 कितना हो जाता है, 10। तो 10 × 9.8, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम जो है वो 2 है, 4 + 6, और इसको जी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 10 × 9.8, तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन, 98 न्यूटन। तो फोर्स आपको गिवन है, यहाँ पर लिख दें 98। जो लेंथ है वो आपको कितनी दी हुई है, 1.5,
स्टील की डिवाइडेड बाय जो आपके पास एरिया है। अच्छा, अब एरिया जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें तो उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें बताया हुआ है कि जो इसका रेडियस है वो कितना है या डायमीटर कितना है, 0.25 सेंटीमीटर है। तो अब अगर आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एरिया भी निकाल लेता हूँ। एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर को लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो यहां पर अगर मैं इस पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 को पुट करूं तो इस तरह लिख सकता हूं 3.14। तो जो डायमीटर है वो कितना है, तो वो है 0.25, और 0.25 एक्सपोनेंट माइनस 2 डिवाइडेड बाय, और ये है 4। ठीक है, इसके ऊपर आप स्क्वायर कर दें। 0.25 एक्सपोनेंट माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 से पहले आपने डिवाइड करना है, और फिर 3.4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर मुझे बताना है कि इसका एरिया क्या आएगा। जी। 4.9 multiplied 10 power minus 6. ठीक है जी, 4.9 एक्सपोनेंट माइनस 6, और इसका आंसर आ गया मीटर स्क्वायर में। अब देखें एरिया भी आपको पता चल गया, तो यहां पर हम पुट कर देते हैं एरिया में 4.9 एक्सपोनेंट माइनस 6, और जो यंग मॉड्यूलस है फिर स्टील का वो कितना है, 20 एक्सपोनेंट 10। 20 एक्सपोनेंट 10, इसे आप सॉल्व करें, डेल्टा एल एस क्या आ जाएगा। 1.5 multiplied 10 power minus 4. ठीक है जी, बिल्कुल। 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर, ये आपके पास क्या हो गया, डेल्टा एल एस। इसी तरह डेल्टा एल बी, अब डेल्टा एल बी के अंदर जो आपकी फोर्स है वो क्या होगी, कि देखें इसके अंदर तो सिर्फ मास कितना है, 6 kg का है। तो 6 kg के मास को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ 6 × 9.8। तो यहां से आपके पास आंसर आ जाता है 58.8 न्यूटन, और ये मैंने यहाँ पर पुट करना है 58.8, क्योंकि ये ब्रास के लिए है। लेंथ ऑफ ब्रास जो है वो 1 मीटर की है, डिवाइडेड बाय एरिया जो होगा वो सेम है, 4.9 एक्सपोनेंट माइनस 6, और जो यंग मॉड्यूलस ऑफ ब्रास है वो है 10 एक्सपोनेंट 10। तो इसे आप सॉल्व करके बता दें कि डेल्टा एल बी जो है वो क्या आ जाएगा इसमें। 1.2 multiplied 10 power minus power 16. 16 है, नहीं नहीं, कोई चीज जी आपने मिस कर दी है। ये तो एक्सपोनेंट माइनस 4, पहला वाला अगर एक्सपोनेंट माइनस 4 आया तो दूसरा भी एक्सपोनेंट माइनस 4 ही आना चाहिए। 1. अच्छा एक मिनट, ये मिस्टेक वही हो गई वाला है, वाला। ये एक्सपोनेंट -10 नहीं ये है, +10 है, ये अब ठीक आ टेन जाएगा। है। हाँ। 1.2 multiplied 10 power minus 4 अब आ गया। हाँ बिल्कुल सही है, -4 मीटर सही है। अब आप देखें जी। टोटल जो इलोंगेशन है वो कितनी हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि स्टील को और ब्रास को दोनों को क्या करना है, ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि स्टील और ब्रास की जो इलोंगेशन है उन्हें ऐड कर दें, तो ये है 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 प्लस 1.2 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.7 एक्सपोनेंट माइनस 4। ठीक है ना, ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा एल। अब देखिए ये तो आ गई टोटल इलोंगेशन। अब हमने क्या करना है, इसकी एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। तो जो एनर्जी है दोनों की वो किस तरह से निकालते हैं, तो स्टील की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें तो वो आपके पास बराबर होती है हाफ एफ इंटू डेल्टा एल एस। ठीक है, तो हाफ
एफ की जगह क्या आ जाएगा 98, और डेल्टा एल एस आपने क्या निकाला 1.5 एक्सपोनेंट -4। चलो इसे सॉल्व कर लें। 1.47 multiply 10 power minus 3. वन कितना बताया? 1.47 multiply 10 power minus 3. नहीं एक नहीं मैंने, नहीं नहीं। जी मैंने इधर किया। हाँ 98 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे ये आएगा तकरीबन 49। ठीक है ना, और उसके बाद फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर कोई 7 जी, पॉइंट समथिंग आना चाहिए। और दोबारा सेवन पॉइंट चेक थ्री कर लो। फाइव मल्टीप्लाई 10 power minus 3. बिल्कुल सही है, 7.35 एक्सपोनेंट -3 जूल्स। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से ब्रास की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी निकाल लें, हाफ एफ। और यहाँ पर जो फोर्स थी वो कितनी थी 58.8, और डेल्टा एल भी कितना निकला था 1.2 एक्सपोनेंट -4। तो यहाँ से आपने जो पोटेंशियल एनर्जी है ब्रास की वो बतानी है कि वो क्या होगी। 3.528 multiply 10 power minus 3. ठीक हो गया, 3.528 एक्सपोनेंट -3 जूल्स। अब टोटल, अब अगर एनर्जी की बात करें कि टोटल एनर्जी क्या होगी, तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसी तरह लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टील प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्रास। तो चले दोनों को ऐड करके बता दें क्या आंसर आएगा। 0.01. 0.01 आगे। आगे है 0.87. 0.01, 0.87। 7.35 में आपने 3.52 को ऐड किया तो 7 और 3 जी, हो जाता है 10, 11 के करीब। तो ये मैं तो आंसर पावर कोई, हटा के एक दफा देख के चेक कर लेती हूँ। हाँ ये 11 एक्सपोनेंट कुछ आना चाहिए। जी, फिर वो 10.87 बनता है। हाँ जी तो बिल्कुल, उसके टेन बाद आप पॉइंट एट मल्टीप्लाई। सेवन एक्सपोनेंट -3। ठीक है ना, क्योंकि यहीं से जी नजर आ रहा है ना, 7 को अगर आप 3 में ऐड करेंगे तो जी 10 तो समथिंग वैसे ही बनता है, एक्सपोनेंट -3 कॉमन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ रॉड विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया 90 मिलीमीटर स्क्वायर or has length 3 meter. If stress is 300 megapascal applied to stress the rod, find the strain energy if Young modulus of rod is 200 gigapascal. अब देखें इसके अंदर भी इसी तरह से कि अगर मैंने जो है वो यंग मॉड्यूलस, सॉरी, स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो स्ट्रेन एनर्जी यहाँ पर किस तरह से निकलेगी, तो उसका फार्मूला है स्ट्रेन एनर्जी का स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ यंग मॉडुलस, और जो भी इसके अंदर जो आपका वॉल्यूम होगा उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए जो वॉल्यूम है वो एरिया इंटू लेंथ है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे, ए इंटू एल से। तो एरिया इन्होंने कितना दिया हुआ है, वो है 90 मिलीमीटर स्क्वायर, 90 एक्सपोनेंट -6 मीटर स्क्वायर। और लेंथ कितनी है, तो लेंथ है 3 मीटर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9 3 27, तो ये तकरीबन 270 एक्सपोनेंट -6 हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यहां पर अगर स्ट्रेस अप्लाइड की बात करें तो वो कितना है, तो वो उन्होंने दिया हुआ 300 मेगा पास्कल, 300 मेगा एक्सपोनेंट 6 पास्कल। ठीक है, इज स्ट्रेच टू द रॉड। अच्छा, और यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है, तो यंग मॉडुलस है 200 गीगा पास्कल, गीगा एक्सपोनेंट 9 को कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा 300 एक्सपोनेंट 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यंग मॉडुलस है 200 एक्सपोनेंट 9, और यहां पर जो आपके पास वॉल्यूम है वो कितना है 270 एक्सपोनेंट -6। ठीक है, ये आप सॉल्व करके एनर्जी स्टोर्ड बताएंगे क्या आएगा। 833.3. 833.3, ये तो बहुत ज्यादा आ गई, 833.3, ये बहुत ज्यादा आ गई। आपने स्क्वायर किया? ऊपर वाले को किया है जी।
हाँ 300 एक्सपोनेंट 6 का स्क्वायर, उसके बाद फिर उसे मल्टीप्लाई करें आई 270 एक्सपोनेंट। थिंक मैं दोबारा चेक करती हूँ। दोबारा चेक करें इसको, ये बहुत ज्यादा है, इतनी एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती। अब 60.75। जी 60.75 ये इसका आंसर है, 60.75 जूल एनर्जी। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड टू एंड ऑफ सिलेंड्रिकल स्टील रॉड डायमीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। अब देखिए स्ट्रेस हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो होगा पाई आर स्क्वायर। अब आपको फोर्स गिवन है 500, पाई 3.14, और डायमीटर है तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस अगर लिखना है तो 25 हो जाएगा, 25 एक्सपोनेंट -2 और इसका स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने बताएं स्ट्रेस क्या आएगा, छोटा सा क्वेश्चन था। जी। 2547.7। 2547.7, बिल्कुल सेवन ठीक है। सेवन आती है। ठीक है ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चले जी, तो ये आपका जो है वो स्ट्रेस यहाँ पे क्या हो गया, कैलकुलेट हो। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।